नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में। हाँ, आर्यभट्ट मतलब प्राचीन भारत के वो महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिनके काम ने आप देखें तो सदियों तक विज्ञान की दिशा को प्रभावित किया है। बिल्कुल। तो आज हम उनके जीवन, उनके वो जो क्रांतिकारी विचार थे और उनके जबरदस्त योगदानों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जरूरी भी है। अच्छा, एक चीज जो मैंने अक्सर देखी है, हम लोग आर्यभट्ट लिखते हैं मतलब 2 ट के साथ। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन सुनने में आया है कि सही नाम असल में आर्यभट्ट है 1 ट के साथ। इसमें क्या बात है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जितने भी पुराने खगोलीय ग्रंथ मिलते हैं या फिर उनके बाद के जो गणितज्ञ हुए जैसे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने तो 100 से ज्यादा बार उनका जिक्र किया है और वो सब आर्यभट्ट ही लिखते हैं। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर आप संस्कृत काव्य के छंद या मीटर के हिसाब से भी देखें ना, तो आर्यभट्ट नाम उसमें फिट नहीं बैठता। दिलचस्प। तो हाँ, ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि उनका सही नाम आर्यभट्ट ही था। ये तो एक नई जानकारी हुई। चलिए अब उनके समय और जन्मस्थान पर आते हैं। वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, इस पर कुछ मतलब क्लियर जानकारी है हमारे पास? हाँ, इस पर आर्यभट्ट ने खुद अपनी फेमस किताब आर्यभट्टीय में एक तरह का सुराग छोड़ा है। अच्छा। उन्होंने लिखा कि जब कलयुग के 3600 साल बीत चुके थे, यानी कि लगभग 499 सीई, तब वो 23 साल के थे। ओके। तो इससे अगर हम पीछे का हिसाब लगाएं तो उनका जन्म साल 476 सीई के आसपास बैठता है। 476 सीई, ठीक है। और जगह कहाँ के थे वो? देखिए, उन्होंने खुद को कुसुमपुर का निवासी बताया है। कुसुमपुर? हाँ, कुसुमपुर यानी आज का पटना, बिहार। तो ये सबसे ज्यादा माना जाने वाला व्यू है कि उनका संबंध पाटलिपुत्र से था। से उनके एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंटेटर थे भास्कर प्रथम। हाँ। उन्होंने उन्हें आश्मकीय कहा है। आश्मकीय? हाँ, जिसका मतलब हुआ अश्मक देश के निवासी। और ये अश्मक प्रदेश जो था वो पुराने जमाने में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच मतलब मध्य भारत में कहीं पड़ता था। तो क्या वो मध्य भारत से थे? और एक केरल वाला एंगल भी सुना है मैंने, वो क्या है? हाँ, वो एक और थ्योरी है। वो क्या करती है कि अश्मक शब्द को संस्कृत के अश्मन यानी पत्थर से जोड़ती है। अच्छा। और फिर उसे केरल के कोडुंगलूर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसका पुराना नाम कुछ ऐसा था जिसमें पत्थर शब्द आता हो। और इस थ्योरी को मानने वाले ये भी तर्क देते हैं कि क्योंकि आर्यभट्टीय पर कई जरूरी टीकाएं मतलब कमेंट्रीज केरल में लिखी गईं, तो शायद वो वहीं के रहे होंगे। लेकिन इस केरल वाली बात में कितना दम लगता है? मतलब क्या इसके खिलाफ भी कुछ पॉइंट्स हैं? हाँ, देखिए, इसके खिलाफ भी काफी तर्क दिए जाते हैं। पहला तो ये कि कुडुंगलूर का पुराना नाम शायद वो नहीं था जो दावा किया जाता है। ओके। दूसरा, कमेंट्री सिर्फ केरल में ही नहीं लिखी गई, बाहर भी लिखी गई। और तीसरा, आर्यभट्ट का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ था आर्य सिद्धांत, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हाँ। वो केरल में लगभग अननोन था, किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। हाँ। कुछ विद्वान हैं जैसे के चंद्रहरि, उन्होंने खगोलीय गणनाओं मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के बेस पर केरल वाली थ्योरी को सपोर्ट करने की कोशिश की है, पर जो आम सहमति है वो पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर के पक्ष में ही ज्यादा है। समझ गया। और उनकी किताब में कहीं लंका का जिक्र आता है, क्या वो आज का श्रीलंका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यभट्ट की लंका कोई असली द्वीप नहीं है। अच्छा। वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए एक फिक्शनल रेफरेंस पॉइंट है। ओके, रेफरेंस पॉइंट। हाँ, इसे इक्वेटर पे स्थित एक पॉइंट माना गया है, जिसका लॉन्जिट्यूड वही है जो उज्जैन का है। मतलब गणनाओं के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज किया गया है। ठीक है। तो जन्म स्थान पर थोड़ी अलग अलग राय है, पर शिक्षा के बारे में क्या पता चलता है? ये बात लगभग तय मानी जाती है कि हायर एजुकेशन के लिए वो कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र गए और फिर वहीं रहे। यहाँ तक कि एक जगह जिक्र मिलता है कि वो कुसुमपुर में किसी शिक्षण संस्थान या शायद किसी ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख मतलब कुल भी थे। और क्या उनका नालंदा विश्वविद्यालय से कोई कनेक्शन था? क्योंकि वो भी तो पास में ही था और बहुत फेमस था उस समय। ये देखिए, ये एक अटकल ज्यादा है, क्योंकि नालंदा उस समय ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था और पाटलिपुत्र के पास था। बिल्कुल। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद आर्यभट्ट नालंदा से जुड़े हों या हो सकता है वहाँ के प्रमुख भी रहे हों, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिलता है। अच्छा। आर्यभट्ट ने खुद कभी नालंदा का जिक्र नहीं किया, तो ये बस एक संभावना है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, एक और बात कही जाती है कि बिहार के तारेगना में एक सूर्य मंदिर के पास उनकी वेदशाला थी।
ये बातें दिखाती है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी में भी काफी इन्वॉल्व्ड थे। सही बात है। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ? देखिए, माना जाता है कि उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे होंगे, पर दुर्भाग्य से आज हमारे पास सीधे तौर पर सिर्फ एक ही ग्रंथ मौजूद है, और वो है आर्यभट्टीय। सिर्फ एक? तो फिर बाकी कामों के बारे में हमें कैसे पता चला? उनके एक और ग्रंथ का जिक्र बार बार आता है, आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत? हाँ, ये ग्रंथ अब खो चुका है, लेकिन इसके बारे में हमें उनके समकालीन जैसे वराहमिहिर और बाद के गणितज्ञों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम उनके कामों से पता चलता है। अच्छा। ऐसा लगता है कि जो आर्य सिद्धांत था ये पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित था, और इसमें दिन की गणना मिडनाइट से की जाती थी। ओ, मिडनाइट से। जबकि आर्यभट्टीय में सूर्योदय से। ये एक बड़ा फर्क था दोनों में। हाँ, ये तो बड़ा फर्क है। और क्या खास था इस आर्य सिद्धांत में? लगता है इसमें खगोलीय उपकरणों का भी काफी डिटेल्ड वर्णन था। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स का? हाँ, जैसे शंकु यंत्र यानी ग्नोमोन, छाया यंत्र, फिर एंगल नापने वाले यंत्र, धनुर्यंत्र या चक्र यंत्र, यष्टि यंत्र, छत्र यंत्र, और पानी से चलने वाली घड़ियां यानी वाटर क्लॉक्स। तो ये सब दिखाता है कि वो प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पे कितना जोर देते थे। क्या कोई तीसरा ग्रंथ भी हो सकता है उनका? एक संभावना है। 11वीं सदी के एक फारसी विद्वान थे अल-बरूनी। हाँ, अल-बरूनी। उन्होंने अल-नत्फ या अल-नन्फ नाम के एक अरबी ट्रांसलेशन का जिक्र किया है, जिसे वो आर्यभट्ट का काम बताते हैं। ओह, तो हो सकता है ये उनका कोई तीसरा ग्रंथ रहा हो जो सिर्फ अरबी अनुवाद में बचा हो, पर मतलब पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जो ग्रंथ हमारे पास है वो है आर्यभट्टिया। ये नाम उन्होंने खुद दिया था या बाद में पढ़ा? शायद बाद में पढ़ा। आर्यभट्टीय नाम लगता है बाद के कमेंटेटर्स ने दिया होगा। उनके शिष्य भास्कर प्रथम इसे अश्मक तंत्र कहते थे। अश्मक तंत्र? हाँ, और इसे आर्य शत अष्ट भी कहा जाता है। आर्य शत अष्ट मतलब आर्यभट्ट के 108, क्योंकि इसमें 108 मुख्य श्लोक या छंद है। अच्छा, 108 श्लोक। और ये लिखा कैसे गया है? इसकी स्टाइल क्या है? ये सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र स्टाइल मतलब बहुत ही संक्षिप्त कंडेंस्ड वाक्य, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को याद रखने के लिए फॉर्मूला बना दिया हो। बिल्कुल कंसाइज। हाँ, बिल्कुल। हर लाइन में बहुत गहरा मीनिंग छुपा होता है। इसीलिए इसे समझने के लिए भास्कर प्रथम या नीलकंठ सोमयाजी जैसे बाद के विद्वानों की टीकाओं मतलब कमेंट्रीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा। बिना उनके समझाए सिर्फ ओरिजिनल श्लोकों से मतलब निकालना बहुत मुश्किल काम है। समझ गया। और इसकी बनावट कैसी है, मतलब स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें? जैसा मैंने कहा, इसमें 108 मेन श्लोक हैं और 13 इंट्रोडक्टरी श्लोक अलग से हैं। ये पूरा ग्रंथ 4 हिस्सों या पाद में बटा हुआ है। गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद। ठीक है, तो पहला पाद गीतिका पाद, इसमें क्या खास है? गीतिका पाद, जिसमें 13 श्लोक हैं, वो एक तरह से पूरे ग्रंथ का एसेंस है या समरी कह सकते हैं। ओके। इसमें टाइम की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बताई गई हैं। कल्प, मनवंतर, युग, एक अलग तरह की कॉस्मोलॉजी है जो पुराने ग्रंथों से थोड़ी अलग है। और सबसे कमाल की बात, इसी छोटे से पाद में सिर्फ एक श्लोक में पूरी साइन टेबल दी गई है। क्या बात है, एक श्लोक में? हाँ, जिसे आर्यभट्ट ने जा कहा, और साथ ही एक महायुग जो 43,20,000 साल का होता है, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स के रेवोल्यूशन कितने होते हैं ये भी बताया गया है। कमाल है, बहुत ही कंडेंस। और दूसरा पाद गणित पाद। गणित पाद, जिसमें 33 श्लोक हैं, वो पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर फोकस्ड है। इसमें मेजरमेंट यानी क्षेत्रमिति, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ग्नोमॉन और शैडो से जुड़े सवाल और कई तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। कैसी इक्वेशंस? सिंपल, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस और सबसे महत्वपूर्ण इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस। इनडिटर्मिनेट? हाँ, जिन्हें हल करने की विधि को उन्होंने कुट्टक कहा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। जरूर। तीसरा पाद है काल क्रिया पाद। बिल्कुल। काल क्रिया पाद में 25 श्लोक है और ये टाइम और एस्ट्रोनॉमी का मिक्स है। अच्छा। इसमें टाइम की अलग अलग यूनिट्स, किसी खास दिन पर प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे निकालें, ये सब बताया गया है। अधिक मास और क्षय तिथि की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसका भी जिक्र है।
और हाँ, सप्ताह के 7 दिनों के नामों के साथ 7 दिन के हफ्ते का वर्णन भी इसी में मिलता है। अच्छा, वीक का कॉन्सेप्ट भी। जी। और आखिरी पाद गोलपाद। गोलपाद सबसे बड़ा है, 50 श्लोक हैं इसमें, और ये एस्ट्रोनॉमी का सबसे डिटेल्ड हिस्सा है। इसमें सेलेस्टियल स्फीयर के ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक पहलू समझाए गए हैं। जैसे एक्लिप्टिक, सेलेस्टियल इक्वेटर, ग्रहों के नोड्स, पृथ्वी का आकार गोल है ये बात, दिन और रात क्यों होते हैं, होराइजन पर अलग अलग राशियां कैसे उदय होती है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और इसी गोलपाद में वो मशहूर बात भी है जो रिलेटिविटी ऑफ मोशन की तरफ इशारा करती है ना। बिल्कुल। आर्यभट्ट लिखते हैं, जैसे नाव में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को किनारे पर स्थिर चीजें पीछे जाती हुई दिखती हैं, हाँ। वैसे ही लंका यानी इक्वेटर पर स्थिर तारों को पृथ्वी पर बैठे लोग पश्चिम की ओर चलते हुए देखते हैं। कमाल है। ये सोचना कि तारे स्थिर हैं और पृथ्वी घूम रही है, ये उस जमाने के हिसाब से मतलब एक रेवोल्यूशनरी विचार था। वाकई। चलिए अब गणित में उनके योगदान को और करीब से देखते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो के बारे में उनका क्या काम था? देखिए, प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो भारत में आर्यभट्ट से पहले भी डेवलप हो रहा था, इसके संकेत मिलते हैं। लेकिन आर्यभट्ट के काम में ये सिस्टम बहुत क्लियरली और सिस्टमैटिक तरीके से यूज होता है। उन्होंने नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स का नहीं बल्कि संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल किया है, खास तरीके से। अक्षरों का? हाँ, जिससे बड़ी बड़ी संख्याएं भी बहुत कंसाइजली लिखी जा सके। लेकिन क्या उन्होंने जीरो के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने जीरो के लिए अलग से कोई सिंबल यूज नहीं किया। लेकिन जैसे फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्जेस ईफ्रा जैसे स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके प्लेस वैल्यू सिस्टम में इम्प्लिसिट था, मतलब निहित था। जब वो अक्षरों से संख्याएं लिखते थे तो किसी स्थान पर अगर कोई वैल्यू नहीं होती थी तो उसे खाली नहीं छोड़ते थे, बल्कि उसे दर्शाने का तरीका था। अच्छा। ये एक तरह से प्लेस होल्डर की तरह काम करता था, जो जीरो की समझ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो भले ही सिंबल ना हो पर कॉन्सेप्ट मौजूद था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उनका पाए का मान निकालने का तरीका तो बहुत ही फेमस है। हाँ बिल्कुल। ये आर्यभट्टीय के गणितपाद का 10वां श्लोक है। वो कहते हैं, 100 में 4 जोड़ो, 8 से गुणा करो और फिर 62,000 जोड़ो। ठीक है। 100 + 4 8 + 62,000। हाँ, ये जो संख्या आए वो 20,000 व्यास यानी डायमीटर वाले वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस के आसन्न होगी। ओके, तो ये हुआ 148 + 62,000 = 832 + 62,000 = 62,832। और इसे 20,000 से भाग दें तो 62,832 20,000 = 3.1416 आता है। एग्जैक्टली। ये तो दशमलव के 4 स्थानों तक बिल्कुल सही है। उस जमाने के लिए ये तो मतलब कमाल की एक्यूरेसी है। बिल्कुल असाधारण। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि आर्यभट्ट यहाँ आसन्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आसन्न? हाँ, जिसका मतलब होता है निकट, लगभग या अप्रोचिंग। कुछ स्कॉलर्स सोचते हैं कि शायद आर्यभट्ट ये हिंट दे रहे थे कि पाई का मान सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन ही है और इसे पूरी तरह फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये एक इरैशनल नंबर है। अगर वो ये जानते थे तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई है, क्योंकि पाई की रैशनैलिटी तो यूरोप में बहुत बाद में, शायद 18वीं सदी में जाकर प्रूव हुई थी। हाँ, अगर उनका आसन्न कहने का यही मतलब था तो ये उनकी मैथमेटिकल इंसाइट की गहराई दिखाता है। और ये वैल्यू बाद में अरबी ट्रांसलेशंस के जरिए अल-ख्वारिज़मी तक भी पहुंची थी। कमाल है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। इसमें उनका क्या योगदान रहा? उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ज्या JAY और कोटिज्या का कॉन्सेप्ट पेश किया। ज्या और कोटिज्या? हाँ, जो आज के साइन और कोसाइन के बहुत करीब हैं। असल में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था अर्धज्या, मतलब हाफ कॉर्ड। हाफ कॉर्ड? हाँ, जिसे बाद में छोटा करके सिर्फ ज्या कहा जाने लगा। और यहीं से अंग्रेजी के शब्द साइन की वो दिलचस्प कहानी जुड़ी है ना? बिल्कुल। हुआ ये कि जब संस्कृत से अरबी में अनुवाद हुआ तो ज्या को अरबी लिपि में ज़ीबा लिखा गया। ज़ीबा? हाँ, अब अरबी में अक्सर वावल्स नहीं लिखे जाते तो ये JB जैसा दिखने लगा। अच्छा। बाद के जो यूरोपियन ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इसे गलती से अरबी शब्द ज़ैब समझ लिया, जिसका मतलब होता है जेब या फोल्ड। फिर 12वीं सदी में जेरार्ड ऑफ क्रेमोना ने जब अरबी से लैटिन में ट्रांसलेशन किया
तो उन्होंने ज़ैब का लैटिन ट्रांसलेशन साइनस कर दिया, जिसका मतलब होता है बे या कर्व, और उसी साइनस से अंग्रेजी का शब्द साइन बना। गजब, क्या सफर रहा है इस शब्द का। संस्कृत से अरबी, फिर लैटिन, फिर अंग्रेजी, है ना। और आर्यभट्ट ने सिर्फ साइन कोसाइन ही नहीं, बल्कि वर्स साइन या उत्क्रमजा और इनवर्स साइन ओत्क्रमजा को भी डिफाइन किया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हर 3.75 डिग्री के इंटरवल पर साइन यानी ज्या और वर्साइन के मानों की टेबल्स बनाई। टेबल्स भी? हाँ, और वो भी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी के साथ। वाह। कुछ रिसर्च बताती है कि उन्होंने ये टेबल सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रिंसिपल्स और साइन के डिफरेंस वाले एक फॉर्मूला, साइन डिफरेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाई होगी। ये ट्रिग्नोमेट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बिल्कुल। अब आते हैं उन इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस पर जिन्हें आपने कुट्टक कहा था। ये क्या चीज है? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें इंटीजर्स में खोजने होते हैं। इंटीजर्स में? हाँ, जैसे ax + by = c, जहां a, b, c दिए हुए हैं और हमें x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो पूरे अंक हो, मतलब इंटीजर हो। इन्हें डायफेंटाइन इक्वेशंस भी कहते हैं। अच्छा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों की इसमें काफी रुचि थी। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, भास्कर प्रथम अपनी कमेंट्री में क्लासिक उदाहरण देते हैं। वो संख्या बताओ जिसे 8 से भाग देने पर 5 बचे, 9 से भाग देने पर 4 बचे और 7 से भाग देने पर 1 बचे। n = 8x + 5 = 9y + 4 = 7z + 1। बिल्कुल। इसका सबसे छोटा इंटीजर सोल्यूशन n 85 है। और आर्यभट्ट ने इन्हें हल करने का तरीका बताया? हाँ, और उसी तरीके को कुट्टक कहा गया। कुट्टक मतलब? कुट्टक का लिटरल मतलब होता है कूटना या पल्वराइज करना, मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये एक तरह का एल्गोरिदम था। अच्छा, एल्गोरिदम। हाँ, जिसमें इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को बार बार छोटा करते जाते थे, एक रिकर्सिव तरीके से, जब तक कि सोल्यूशन न मिल जाए। भास्कर प्रथम ने इसे काफी डिटेल में समझाया। और ये तरीका भारत में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड बन गया। एक समय तो पूरे एल्जेब्रा को ही कुट्टक गणित कहा जाने लगा था। अरे वाह। और एल्जेब्रा में उनका और क्या योगदान था? आर्यभट्टीय में उन्होंने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + ... n स्क्वायर, और क्यूब्स का सम, यानी 1 क्यूब + 2 क्यूब + ... n क्यूब निकालने के लिए बहुत ही एलिगेंट और कंसाइज फॉर्मूले दिए हैं। कमाल है। गणित के बाद अब एस्ट्रोनॉमी पर आते हैं। उनकी एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम कैसा था? उनकी जो मेन सिस्टम थी उसे औदैक प्रणाली कहते हैं। औदैक? हाँ, जिसमें दिन की गणना सूर्योदय यानी उदय से की जाती थी, वो भी लंका यानी इक्वेटर के रेफरेंस में। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक और सिस्टम भी दी थी, अर्धरात्रिका, जिसमें गणना मिडनाइट से होती थी, लेकिन उस पर लिखा उनका ग्रंथ शायद खो गया है। हमें इसके बारे में ब्रह्मगुप्त की किताब खंड खाद्यक में इसकी चर्चा से थोड़ा बहुत पता चलता है। ठीक है। और सोलर सिस्टम की गतियों के बारे में उनके विचार, ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं। हाँ, ये शायद उनका सबसे फेमस और सबसे बोल्ड कंट्रीब्यूशन है। आर्यभट्टीय में वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अच्छा। और आसमान में जो तारे हमें पूरब से पश्चिम जाते दिखते हैं, हाँ। वो तारों की अपनी गति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूमने की वजह से होने वाली रिलेटिव मोशन है, जैसा उन्होंने वो नाव वाले उदाहरण से समझाया था। ये उस समय की सोच से कितना अलग था? मतलब आमतौर पे क्या माना जाता था? बहुत ज्यादा। उस समय आम धारणा यही थी कि पृथ्वी स्थिर है, सेंटर में है, और पूरा आकाश, सारे तारे, ग्रह, सूरज सब उसके चारों ओर घूमते हैं। ये कहना कि नहीं पृथ्वी घूम रही है, ये उस समय के एस्टैब्लिश्ड कॉस्मोलॉजी को सीधी चुनौती थी। तो क्या उनका मॉडल फिर हीलियोसेंट्रिक था? क्या वो मानते थे कि प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं? नहीं, देखिए, उनका मॉडल फंडामेंटली जियोसेंट्रिक ही था। अच्छा, जियोसेंट्रिक ही था। हाँ, यानी पृथ्वी केंद्र में है और सूरज, चांद और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। उनके मॉडल में ग्रहों की गति को समझाने के लिए एपिसाइकल्स का इस्तेमाल किया गया था, मतलब छोटे सर्कल्स जो बड़े सर्कल्स पर घूमते हैं। ग्रहों का ऑर्डर भी उन्होंने बताया था, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से चांद, मर्क्यूरी, वीनस, सूरज, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और फिर स्थिर तारे। लेकिन फिर ये हेलियोसेंट्रिक होने वाली बात कहाँ से आती है?
इसमें कुछ कंफ्यूजन सा लगता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उनके मॉडल में ग्रहों की गति को समझाने के लिए दो तरह की अनोमलीज थीं, एक मंद और एक शीघ्र। मंद और शीघ्र। हाँ, ये जो शीघ्र अनोमली है, इसका कनेक्शन ग्रह की पोजीशन और सूरज की पोजीशन से है। ओके। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि जिस तरह से उन्होंने इस शीघ्र अनोमली को मैथमेटिकली हैंडल किया, वो इनडायरेक्टली एक ऐसे मॉडल की तरफ इशारा करता है जिसमें ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हों। अच्छा। इनडायरेक्टली। हाँ, इसे एक अंडरलाइंग हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है। आर्यभट्ट ने खुद क्लियरली ऐसा नहीं कहा। ये भी पॉसिबल है कि वो मानते हों कि ग्रहों की ऑर्बिट्स पूरी तरह गोल ना होकर थोड़ी इलिप्टिकल हों। ये वाकई एक दिलचस्प डिबेट है। अब इक्लिप्सेस यानी ग्रहों के बारे में बात करते हैं। इस पर उनके क्या विचार थे? ये उनका एक और बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। उस समय ग्रहों को लेकर राहु केतु वाली पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित थी। हाँ, वो तो आज भी सुनते हैं। बिल्कुल। आर्यभट्ट ने इन कथाओं को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और ग्रहों की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि चांद और ग्रह खुद नहीं चमकते, बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट से। तो फिर ग्रहण क्यों होते हैं उनके अनुसार? उन्होंने समझाया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी की छाया में चला जाता है, और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आकर सूरज को ढक लेता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। बिल्कुल लॉजिकल। हाँ, उन्होंने पृथ्वी की छाया कितनी बड़ी होती है, कहाँ तक जाती है, इसकी पूरी कैलकुलेशन की, और ग्रहण कितना बड़ा होगा, कितना हिस्सा ढकेगा, ये निकालने का तरीका भी बताया। ये पूरी तरह से ज्योमेट्री और सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन पर आधारित साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी। और उनकी कैलकुलेशंस कितनी एक्यूरेट थीं? काफी सटीक थीं। इतनी सटीक कि 18वीं सदी में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे, गिलाम ले जेंटल। हाँ। वो जब भारत आए थे तो उन्होंने नोट किया कि 1765 के एक लूनर एक्लिप्स की ड्यूरेशन की कैलकुलेशन भारतीय पंचांगों में, जो आर्यभट्ट के मेथड पर आधारित थी, सिर्फ 41 सेकंड गलत थी। सिर्फ 41 सेकंड्स? हाँ, जबकि उनके अपने यूरोपियन चार्ट्स में 68 सेकंड की गलती थी। वाह, ये तो कमाल की प्रिसिजन है उस समय के हिसाब से। और उन्होंने सिडेरियल पीरियड्स की भी गणना की थी, मतलब तारों के रिलेटिव पृथ्वी का घूमना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पृथ्वी के साइडेरियल रोटेशन का टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड्स बताया। और आज का स्वीकृत मान? आज का एक्सेप्टेड वैल्यू है 23.56.4091। अरे वाह, ये तो मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हाँ, बहुत ही करीब है। और साइडेरियल ईयर की लंबाई, यानी तारों के रिलेटिव पृथ्वी का सूरज का एक चक्कर पूरा करने का समय? उनका मान था 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड, यानी 365.25858 दिन। और मॉडर्न वैल्यू? मॉडर्न वैल्यू 365.25636 दिन से ये सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड ज्यादा है। कमाल है, उस जमाने के इंस्ट्रूमेंट से इतनी सटीकता हासिल करना वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। तो हीलियोसेंट्रिज्म की डिबेट पर लौटते हुए संक्षेप में क्या कहा जा सकता है? क्या था, क्या नहीं था? संक्षेप में ये कि आर्यभट्ट ने क्लियरली पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात कही, जो रेवोल्यूशनरी थी। हाँ। उनका मॉडल टेक्निकली जियोसेंट्रिक था, लेकिन उसमें ग्रहों की गति को समझाने के तरीके, खासकर वो शीघ्र एनोमली, कुछ स्कॉलर्स को ऐसे लगते हैं कि शायद वो किसी अंडरलाइंग हीलियोसेंट्रिक आइडिया पर बेस्ड हो। लेकिन जो जनरल कंसेंसस है वो यही है कि उन्होंने क्लियरली हीलियोसेंट्रिक मॉडल नहीं दिया था, और उनके तरीकों के कुछ एलिमेंट्स पहले के ग्रीक या बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी में भी पाए जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग एकेडमिक डिबेट है। बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझना चाहिए। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की लेगेसी और उनके इन्फ्लुएंस की। भारत में उनका क्या असर रहा? भारत में तो उनका बहुत गहरा और परमानेंट इन्फ्लुएंस पड़ा। उनके बाद के लगभग सभी मेजर एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस, जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, हाँ, ये सब बड़े नाम हैं। इन सब ने उनके काम को स्टडी किया, उस पर कमेंट्रीज लिखी और उसी फाउंडेशन पर आगे काम किया। ब्रह्मगुप्त ने कुछ बातों में उनकी आलोचना भी की, पर उससे साइंटिफिक डिबेट को बढ़ावा मिला और नॉलेज आगे बढ़ी। सही बात है। आर्यभट्टिया कई सदियों तक इंडियन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बना रहा। और भारत के बाहर उनका काम कैसा फैला? क्या दुनिया पर भी असर हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। उनका काम खासकर आर्यभट्टिया इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान अरबी में ट्रांसलेट हुआ। अच्छा।
अरबी में? हाँ, और इन ट्रांसलेशंस का अरब वर्ल्ड पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स, साइन टेबल, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन की टेक्निक्स, ये सब अरब एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। महान गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, जिन्हें जिज कहते हैं, उनमें उनके मेथड्स का इस्तेमाल किया। अल बिरूनी ने भी उनके काम का जिक्र किया और लिखा कि आर्यभट्ट के फॉलोअर्स मानते थे कि पृथ्वी घूमती है। और फिर यूरोप तक ये ज्ञान कैसे पहुंचा? ये ज्ञान यूरोप तक मेनली अरबी भाषा के जरिए ही पहुंचा। जब यूरोप में रेनेसां आया और अरबी टेक्स्ट का लैटिन में ट्रांसलेशन शुरू हुआ, हाँ, तो आर्यभट्ट समेत कई इंडियन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के आइडियाज यूरोप पहुंचे। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, साइन शब्द की कहानी हमने सुनी ही, अलजेब्रा के तरीके, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, ये सब नॉलेज इसी तरह वेस्ट तक पहुंचा और वहां साइंटिफिक रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का क्या हुआ? क्या वो भी पहुंची? हाँ, 11वीं सदी में स्पेन के अरब एस्ट्रोनॉमर थे अल-जरकानी। उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाई, वे काफी हद तक आर्यभट्ट और दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के काम पर बेस्ड थीं। इन टेबल्स का लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ और ये टेबल्स ऑफ टोलेडो के नाम से फेमस हुई। टेबल्स ऑफ टोलेडो? हाँ, और ये यूरोप में कई सदियों तक सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स मानी जाती रहीं। क्या कैलेंडर बनाने में भी उनका योगदान रहा? हाँ, बिल्कुल। भारत में तो पंचांग बनाने के लिए उनकी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। 1073 सीई में उमर खयाम जैसे स्कॉलर्स ने तैयार किया था और ये बहुत एक्यूरेट सोलर कैलेंडर माना जाता है। इसके मॉडिफाइड वर्जन्स आज भी ईरान और अफगानिस्तान में नेशनल कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आज के समय में आर्यभट्ट को कैसे याद किया जाता है, कैसे सम्मान दिया गया है? उन्हें कई तरह से सम्मान दिया गया है। भारत का जो पहला सैटेलाइट 1975 में स्पेस में भेजा गया, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। हाँ, ये तो सबको पता है। चांद पर एक क्रेटर का नाम भी आर्यभट्ट है। नैनीताल के पास एक मेजर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यानी एरीज। हाँ। स्कूलों में आर्यभट्ट मैथमेटिक्स कंपटीशन होता है। इसरो के साइंटिस्ट ने स्ट्रेटोस्फीयर में एक नए बैक्टीरिया की खोज की, तो उसका नाम बैसिलस आर्यभट्ट रखा। अरे वाह, बैक्टीरिया का नाम भी। हाँ, पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU है। इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स पे उनकी तस्वीर छपी है और पुराने 2 रुपए के नोट पर भी उनकी तस्वीर और भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की इमेज हुआ करती थी। ये सब दिखाता है कि उनका कद कितना बड़ा माना जाता है, मतलब एक नेशनल आइकॉन की तरह। निस्संदेह, वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड साइंस की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। उनका काम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में एक लाइट हाउस की तरह है। तो अगर हमें उनकी लेगेसी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? क्या हैं उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस? हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट वो दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थान-मान प्रणाली और जीरो की गहरी समझ दिखाई, पाए का अद्भुत सटीक मान दिया, ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी, पहली बार साइंटिफिकली पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत दिया और ग्रहणों की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर अंधविश्वासों को चुनौती दी। और उनका वो जो रैशनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड अप्रोच था और मैथ्स एस्ट्रोनॉमी दोनों में जो उनकी मास्टरी थी, वो वाकई कमाल की थी। और सबसे बड़ी बात, उनका नॉलेज सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ट्रांसलेशंस के जरिए दुनिया भर में फैला और साइंस के डेवलपमेंट को स्पीड दी। वो एंशिएंट इंडियन नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। आर्यभट्ट की कहानी वास्तव में ह्यूमन क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा और भारत की रिच साइंटिफिक हेरिटेज का एक शानदार प्रमाण है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva The Epic Tales. धन्यवाद।